हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप सब? तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सफलता एक्सपो पर। आज हम आपके सामने शुरू कर रहे हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो, जो सीडीपी का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट हमने आपको पहले ही भेज दिया है, अब उसका सेकंड पार्ट हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। ठीक है, तो बहुत ध्यान से पढ़िएगा। बहुत ही अच्छी वीडियो बनाई है हमने आपके लिए, बहुत अच्छे कंटेंट को हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो जल्दी से जल्दी आप सभी अपना पेन और कॉपी लेकर के बैठ जाइए और नोट्स बनाने के लिए तैयार हो जाइए। तो दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी वीडियो। देखिए साथियों, इसके बाद जो हम आपको विकास के विभिन्न आयाम पढ़ाने जा रहे हैं, विभिन्न आयामों का अधिगम के साथ क्या क्या संबंध है, उसमें जो पहला आता है ना, वो है शारीरिक विकास एवं अधिगम। कि बच्चों का शारीरिक विकास कैसे होता है और उनका अधिगम से कैसे संबंध होता है। देखिए इसमें क्या होता है, पहला देखिए पॉइंट इसमें कि शारीरिक विकास के अंतर्गत बालक के शरीर के बाह्य एवं आंतरिक अवयवों का विकास शामिल है। ठीक है, शारीरिक विकास के अंतर्गत ना बालक के एक तो बाहरी शरीर का, शरीर के बाहर जो भी हिस्से हैं उनके विकास का, और शरीर के अंदरूनी हिस्सों के, जो शरीर के अंदर के अंग है, हिस्से हैं, भाग है, उनके विकास का इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, किसमें? शारीरिक विकास में। ठीक है, तो शारीरिक विकास में शरीर के अंदर भी और बाहर भी दोनों तरह का विकास ही आ जाता है। ठीक है दोस्तों, देख लीजिए नेक्स्ट। देखिए शरीर के बाह्य परिवर्तन जैसे ऊंचाई, शारीरिक अनुपात में वृद्धि इत्यादि ऐसे शारीरिक विकास हैं जिन्हें स्पष्ट देखा जा सकता है। क्या कहा है कि शरीर के जो बाह्य परिवर्तन है ना, शरीर की ऊंचाई हो गया, शरीर का आकार हो गया, शरीर का भार हो गया, इनमें जो वृद्धि होती है ना, वो शारीरिक विकास की ऐसी वृद्धि होती है जिसको हम स्पष्ट रूप से साफ साफ देख सकते हैं। ठीक है, आराम से देख सकते हैं, उसका क्या कर सकते हैं, उसको एक तरह से हम माप सकते हैं। ठीक है, लेकिन इस चीज को ध्यान रखिएगा, शरीर के आंतरिक अवयवों के परिवर्तन बाह्य रूप से दिखाई तो नहीं पड़ते हैं, किंतु शरीर के भीतर इनका समुचित विकास होता रहता है। अब देखिए शरीर के अंदर है, शरीर के अंदर तो कोई देख नहीं सकता है भाई। ठीक है, सीधी सी बात। तो शरीर के अंदर के जो अवयव है ना, शरीर के अंदर के जो अंग है, उनका विकास भी समुचित रूप से होता रहता है। लेकिन फर्क सिर्फ कितना होता है कि उनका विकास होता हुआ ऐसे दिखाई नहीं देता है जैसे शरीर के बाहरी अवयवों का विकास होता हुआ दिखाई देता है। जैसे मनुष्य की दाढ़ी बढ़ती है, ठीक है, तो रोज रोज बढ़ती है, 2 दिन में 3 दिन में बड़ी और बड़ी दिखने लगेगी, तो इसको हम आसानी से देख सकते हैं। अब छोटा बच्चा है, उसका विकास होगा, बढ़ेगा बढ़ेगा, धीरे धीरे और बढ़ेगा। ठीक है, कुछ साल में वो बहुत बढ़ जाएगा, तो उसको भी हम अपनी आंखों से देख सकते हैं बढ़ते हुए। लेकिन जो शरीर के अंदर के अवयव है, शरीर के अंदर के हिस्से हैं, हम उनको तो बढ़ता हुआ नहीं देख सकते ना। लेकिन शरीर के साथ साथ, शरीर की वृद्धि के साथ साथ उनमें भी वृद्धि होती रहती है, उनमें भी विकास होता रहता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट नंबर 3 देखिए, शारीरिक वृद्धि एवं विकास की प्रक्रिया व्यक्तित्व के उचित समायोजन और विकास के मार्ग में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बहुत खास बात है। ठीक है, कि जो शारीरिक वृद्धि और विकास की प्रक्रिया होती है ना, वह व्यक्तित्व के उचित समायोजन में, मतलब जो हमारा व्यक्तित्व होता है उसके उचित समायोजन में, उसको अच्छी तरह से बनाने में विकास के मार्ग में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, बहुत अहम होती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट नेक्स्ट देखिए, प्रारंभ में शिशु अपने हर प्रकार के कार्यों के लिए दूसरों पर निर्भर रहता है। अच्छा, शुरू में जो बच्चा होता है, शिशु होता है, वो अपने हर एक कार्य के लिए, अपनी भूख प्यास या सभी शारीरिक जरूरतों के लिए दूसरों पर निर्भर रहता है। लेकिन धीरे धीरे विकास की क्रिया के फलस्वरूप जैसे जैसे उसके शरीर में विकास होता जाता है, बड़ा होता जाता है, वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति में सक्षम होता जाता है। वो क्या होता है, अपने शरीर की जो आवश्यकता होती है उनकी पूर्ति अपने आप ही करने में सक्षम होता जाता है। धीरे धीरे वह भाषा का ज्ञान सीख जाता है, बोलना सीख जाता है। तो जब भी उसको प्यास लगती है वो पानी मांगता है, जब भूख लगती है भोजन मांगता है। जब और बड़ा हो जाता है तो जो भी उसको अर्जन करना होता है वह स्वयं के बल पर ही उसको अर्जन कर लेता है। करते हैं हम अगले पॉइंट की अपने। देखिए नंबर 5 है हमारा कि शारीरिक वृद्धि एवं विकास पर बालक के आनुवंशिक गुणों का भी प्रभाव देखा जा सकता है। जो उसके आनुवंशिक गुण होते हैं ना, उनका प्रभाव भी शारीरिक वृद्धि और विकास पर देखा जा सकता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त बालक के परिवेश एवं उसकी देखभाल का भी उसकी शारीरिक वृद्धि और विकास पर प्रभाव पड़ता है। किसका प्रभाव पड़ता है? बालक के परिवेश का, कि उसके जो चारों तरफ का उसको माहौल मिल रहा है, जहाँ वो रह रहा है, उसके आस पड़ोस सब कुछ, वो सारी चीज़ें, और उसकी देखभाल हम किस प्रकार से कर रहे हैं बालक की, तो इन सभी चीज़ों का उसकी शारीरिक वृद्धि और विकास पर प्रभाव डालती है। ठीक है दोस्तों, देख लीजिए, बच्चे को पर्याप्त भोजन न मिलने पर उसके विकास की आशा कैसे की जा सकती है। ठीक है, अब अगर किसी बच्चे को पर्याप्त भोजन नहीं मिल पा रहा है, जितना पोषण उसके शरीर को चाहिए उस मात्रा में उसको भोजन नहीं मिल पा रहा है, तो हम उस कैसे आशा कर सकते हैं कि उसका विकास अच्छा होगा। ठीक है, तो उसका विकास बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा दोस्तों। उसके विकास में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी रह जाएगी। ठीक है, और उसकी वृद्धि में भी बहुत प्रभाव पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसके बाद देखिए नंबर 6,
सभी बच्चों का स्वस्थ शारीरिक विकास सभी प्रकार के विकास की पहली शर्त है। जितने भी बच्चे हैं सभी बच्चों का स्वस्थ शारीरिक विकास सभी प्रकार के विकास की पहली शर्त होती है। ठीक है, तो क्या होता है इसमें, विकास की पहली शर्त क्या होती है, बच्चों का स्वस्थ शारीरिक विकास। ठीक है दोस्तों, अगर बच्चों का स्वस्थ शारीरिक विकास नहीं है तो वह बच्चा बिल्कुल भी वृद्धि नहीं कर पाएगा, ना तो शारीरिक रूप से ना ही मानसिक रूप से। इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके लिए मूलभूत आवश्यकताओं जैसे पौष्टिक आहार, अगर पौष्टिक भोजन नहीं मिल रहा है, ठीक है, शारीरिक व्यायाम भी इसमें शामिल है, तथा अन्य मनोवैज्ञानिक सामाजिक जरूरतों पर ध्यान देना आवश्यक है। ठीक है, तो बच्चे के सही प्रकार से शारीरिक विकास करने के लिए किस किस पर ध्यान देना चाहिए, पौष्टिक आहार पर ध्यान देना चाहिए। उसको अच्छा पौष्टिक जो संतुलित आहार होते हैं, संतुलित आहार से मिश्रित सभी भोज्य पदार्थ देने चाहिए। शारीरिक व्यायाम का विशेष ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, बच्चों के लिए भी शारीरिक व्यायाम बहुत महत्वपूर्ण होता है दोस्तों। ठीक है, और ऐसे ही अन्य मनोवैज्ञानिक सामाजिक जरूरतों पर भी ध्यान देना बहुत आवश्यक है। ठीक है, जो उसके मनोविज्ञान से संबंधित है। ठीक है, जो उसे मानसिक रूप से अच्छी तरह से बना करके समायोजन के साथ में उसे लगाए रखती है बच्चे को। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखिए नंबर 7, बालक के वृद्धि एवं विकास के बारे में शिक्षकों को पर्याप्त जानकारी इसलिए भी रखनी अनिवार्य है क्योंकि बच्चों की रुचियां, इच्छाएं, दृष्टिकोण एवं एक तरह से उसका पूर्ण व्यवहार शारीरिक वृद्धि एवं विकास पर ही निर्भर करता है। ठीक है, तो जिन सारी चीज़ों का पता एक अच्छे शिक्षक के गुण होते हैं। ठीक है, अगर किसी शिक्षक को इनके बारे में नहीं पता है तो वो बच्चे के शारीरिक विकास में सहायक बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, जिससे वह अच्छा शिक्षक कहलाने के लायक नहीं है। तो बच्चे के शारीरिक विकास के लिए उसको पता होना चाहिए कि उसको हम कैसे कैसे कहाँ कहाँ से लाभ पहुँचा सकते हैं। ठीक है, एक शिक्षक को इन सभी चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए कि बालक की वृद्धि और विकास कैसे कैसे सकारात्मक रूप से बढ़ता है। ठीक है दोस्तों, ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि इन सभी चीज़ों से बच्चों की रुचियों के बारे में, इच्छाओं के बारे में, दृष्टिकोण के बारे में और एक तरह से उसका पूर्ण व्यवहार जो होता है ना, वो शारीरिक वृद्धि और विकास पर ही निर्भर करता है। ठीक है दोस्तों, अगर बच्चे का शारीरिक वृद्धि और विकास अच्छा है तो उसकी जो रुचियाँ होंगी वो भी अच्छी होंगी, इच्छाएं उसकी अच्छी होंगी, दृष्टिकोण भी उसका एक तरह से सकारात्मक होगा। ठीक है, और उसका जो व्यवहार है वो भी सकारात्मक ही होगा दूसरों के साथ में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट इसके बाद देखिए नंबर 8, बच्चों की शारीरिक वृद्धि एवं विकास के सामान्य ढांचे से परिचित होकर अध्यापक यह जान सकता है कि एक विशेष आयु स्तर पर बच्चों से क्या आशा की जा सकती है। क्या कहा है कि बच्चों की शारीरिक वृद्धि और विकास के सामान्य ढांचे के बारे में शिक्षक अगर जान लेता है तो वह उससे यह समझ पाता है कि बच्चों का जो जो बच्चे हैं उनको उस आयु स्तर में उनसे क्या करवाना चाहिए या उनकी क्या आशाएं हैं। ठीक है, बच्चों की आशाएं बहुत महत्वपूर्ण होती है दोस्तों। ठीक है, तो ये क्या हुए, आपके शारीरिक विकास एवं वृद्धि से संबंधित जो सभी तथ्य थे वो हमने आपको करवा दिए हैं। इसके बाद दोस्तों जो विकास के विभिन्न आयाम हैं उनमें जो नंबर 2 आता है हमारा वो है मानसिक विकास एवं अधिगम। पहले क्या था, शारीरिक विकास एवं अधिगम, दूसरा है मानसिक विकास एवं अधिगम। ठीक है, कि अधिगम का मानसिक विकास से कैसे संबंध होता है। ठीक है, कैसे इसमें सहयोग करता है। देखिए, संज्ञानात्मक या मानसिक दोनों एक ही हैं, संज्ञानात्मक भी और मानसिक भी। ठीक है, इस विकास से क्या तात्पर्य होता है दोस्तों, बालक की उन सभी मानसिक योग्यताओं एवं अक्षमताओं में वृद्धि और विकास से है जिनके परिणाम स्वरूप वह अपने निरंतर बदलते हुए वातावरण में ठीक प्रकार से समायोजन करता है। क्या कहा है कि जो मानसिक विकास होता है ना वो बालक की उन सभी मानसिक योग्यताओं एवं अक्षमताओं में वृद्धि और विकास से है जिनके परिणाम स्वरूप वह अपने निरंतर मतलब लगातार बदलते हुए वातावरण में ठीक प्रकार से समायोजन करता है। ठीक है, अब देखिए, एक जैसा वातावरण कभी नहीं मिलता। ठीक है, समय समय पर वातावरण बदलता रहता है। छोटा बच्चा है उसके लिए जो आपका परिवेश है वह एक निश्चित परिवेश होता है। ठीक है, अगर छोटा सा शिशु है, बालक है, तो उसको घर में और आस पड़ोस तक ही उसका जो वो वातावरण है वह सीमित कर दिया जाता है। ठीक है, उसके बाहर उसको जाने नहीं दिया जाता। ठीक है, ना ही उसके लिए वह अच्छा माना जाता है। लेकिन जब बालक धीरे धीरे बड़ा होता है, उसका परिवेश बढ़ जाता है, वातावरण बढ़ जाता है उसका, ठीक है, उसका क्षेत्र बहुत विस्तृत हो जाता है, तो क्या है, क्या जब भी उसको ऐसे वातावरण मिलेगा नहीं, तब उसका वातावरण बदल जाएगा। तो उसको ना अपने मानसिक विकास के द्वारा उसके साथ समायोजन करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और विभिन्न प्रकार की समस्याओं को सुलझाने में
अपनी मानसिक शक्तियों का पर्याप्त उपयोग करता है। ठीक है, जो उसके सामने बहुत सारी समस्याएं आती है उनको सुलझाने में वह अपनी मानसिक शक्तियों का इस्तेमाल करता है। जैसे समझिए, मान लीजिए एक छोटा बच्चा है, ठीक है, उसने कहीं पर एक कुत्ता देखा, काला रंग का कुत्ता, बड़ा सा कुत्ता था। तो उसने क्या देखा कि उसकी 4 टांगे हैं, पूंछ है, ठीक है, 2 कान है और वो भौं भौं करता है। ठीक है, लेकिन उसने थोड़ी दूर और जाकर के एक दूसरा कुत्ता देखा, दूसरा जानवर देखा। दूसरा जानवर कैसा है, छोटा सा है, सफ़ेद सा है, उसकी भी 4 टांगे हैं, पूंछ है और वो भी भौं भौं ही कर रहा है। तो उसने उस पे पहले अपने दिमाग में सोचा कि पहले उसका साइज़ बड़ा था, आकार बड़ा था, अब उसका साइज़ छोटा है, लेकिन सेम ऐसी ही आवाज़ निकाल रहा है और उसकी जो संकेत है, उसकी जो चिन्ह है, उसकी जो शारीरिक बनावट है वो भी ऐसी है। तो उसने क्या किया, इस गुत्ते को सुलझा लिया कि हाँ, यह जानवर कुत्ता ही है। ठीक है, इसका आकार छोटा बड़ा भी हो सकता है और इसकी आवाज़ कैसी होती है, ये भौं भौं ही करता है। तो उनसे भी ऐसी-ऐसी छोटी-छोटी शक्तियों को, छोटी-छोटी सी समस्याओं को सुलझाते हुए वह बड़ी-बड़ी समस्याओं का भी समाधान अपने मानसिक विकास के आधार पर ही निकालने लगता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखिए, जैसे कल्पना करना, उसमें क्या आता है, कल्पना करना, किसी चीज़ को लेकर के कल्पना करना, चित्र बनाना, अपने मस्तिष्क में ही चित्र बना लेना। जैसे हम उसके सामने अगर बोलेंगे, आप बच्चे के सामने बोलोगे साइकिल, तो साइकिल का अपने मन में चित्र बना लेगा, अपने मस्तिष्क में चित्र बना लेगा एकदम से कि हाँ, वह साइकिल, उसकी बात हो रही है साइकिल की। ठीक है, जिसमें 2 पहिए होते हैं। चलिए, स्मरण करना, याद करना। ठीक है, स्मरण करना क्या होता है, याद करना। कोई बात कही थी किसी के द्वारा और जब हमने उस बात के बारे में जिक्र किया तो उसके वो क्या हुआ, याद आ गई, उसने उसको स्मरण कर लिया एकदम से। ठीक है, याद कर लिया। विचार करना, निरीक्षण करना, समस्या समाधान करना, निर्णय लेना इत्यादि योग्यता संज्ञानात्मक विकास के फलस्वरूप ही विकसित होती है। इसी विकास में, मानसिक विकास के द्वारा ही बच्चे के अंदर ये सभी योग्यताएं विकसित होती हैं। कि कौन कौन सी, कल्पना करना, बच्चा कल्पना करता है कब, जब उसके मानसिक विकास में वृद्धि होगी। स्मरण करने लगता है, विचार करने लगता है, निरीक्षण करने लगता है, समस्या समाधान करने लगता है, निर्णय लेने लगता है इत्यादि योग्यता सर जितनी भी हैं सभी किसके द्वारा करता है, मानसिक विकास के द्वारा ही करता है। ठीक है दोस्तों, अब देख लीजिए, अब देखिए, संज्ञानात्मक विकास के बारे में शिक्षकों को पर्याप्त जानकारी इसलिए होनी चाहिए क्योंकि इसके अभाव में वह बालकों की इससे संबंधित समस्याओं का समाधान नहीं कर पाएगा। अब अगर कोई बालक इस समस्या से जूझ रहा है और वो अपने शिक्षक के पास जाता है, तो शिक्षक को जब तक इन सभी चीज़ों का ज्ञान नहीं होगा, संज्ञानात्मक विकास का अच्छी तरह से ज्ञान नहीं होगा, तो उसकी समस्या का समाधान नहीं कर पाएगा। ठीक है, वो उसकी जितनी भी समस्या है उसके बारे में ना तो जान पाएगा, ना ही उसको समझ पाएगा, अगर उसको उस चीज़ का ज्ञान नहीं है, संज्ञानात्मक विकास के बारे में नहीं पता है। ठीक है, यदि कोई बालक मानसिक रूप से कमज़ोर है तो इसके क्या कारण है, यह जानना उसके उपचार के लिए आवश्यक है। ठीक है, अब अगर किसी शिक्षक को संज्ञानात्मक विकास के बारे में संपूर्ण जानकारी है, बहुत अच्छे से जानता है, बच्चों को पढ़ाता भी बहुत अच्छे से है, ठीक है, समझाता भी है, तो वो क्या करेगा, वो जो बालक के जो मानसिक रूप से जो कमज़ोर बालक है ना, उसके कमज़ोर होने का कारण पता करेगा कि इसके मानसिक रूप से कमज़ोर होने का कारण क्या है। ठीक है, जब उसको उस चीज़ का पता लग जाएगा तो तब उसके उपचार के लिए वह कदम उठाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए साथियों, उसके साथ ही बढ़ाते हैं अपनी वीडियो को आगे की तरफ। देखिए, अब बात करते हैं नंबर 3 की अपने। देखिए, नंबर 3 पर क्या आता है आपका, संवेगात्मक विकास एवं अधिगम। ठीक है, संवेगात्मक किसे कहते हैं, एक्सप्रेशन से संबंधित ही संवेगात्मक अधिगम है। ठीक है, संवेग कहते हैं एक्सप्रेशन को। ठीक है, एक्सप्रेशन जो आपके चेहरे के हाव भाव होते हैं उनको संवेग बोलते हैं। देखिए, संवेग जिसे भाव भी कहा जाता है, ऐसी अवस्था जो व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करती है। सीधे सीधे शब्दों में, बहुत ही आसान भाषा में आपको बता रहे हैं कि ऐसी अवस्था जो व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करती है, जैसे भय, क्रोध, घृणा, आश्चर्य, स्नेह, विषाद इत्यादि। ठीक है, ये सब क्या है, संवेग के उदाहरण है, आपके एक्सप्रेशन के उदाहरण है। ठीक है, अब देखिए, अगर किसी को भय लग रहा है तो उसके चेहरे से पता चल जाएगा, हाँ ये डरा हुआ है। क्रोध आया हुआ है, वो भी चेहरे से पता चल जाएगा, व्यवहार से पता चल जाएगा कि क्रोध है। घृणा भी आपके व्यवहार से ही पता लग जाती है। आश्चर्य, स्नेह, विषाद से भी क्या है, ऐसे संवेग है जो आपके व्यवहार से ही पता चल जाते हैं। ठीक है, बालक में आयु बढ़ने के साथ ही इन संवेगों का विकास भी होता रहता है। जैसे जैसे बालक की आयु बढ़ती जाती है, ऐसे ऐसे उसमें संवेग भी बढ़ते जाते हैं, एक्सप्रेशन भी उसके बढ़ते जाते हैं। शुरुआत में बालक को संवेगों का इतना ज्ञान नहीं होता है, जैसे जैसे उसकी अवस्था बढ़ती जाती है ऐसे ऐसे ही उसमें संवेगों का विकास भी होता रहता है। ठीक है, संवेगात्मक विकास मानव वृद्धि एवं विकास का एक महत्वपूर्ण पहलू है। जो संवेगात्मक विकास होता है वह मानव का एक महत्वपूर्ण पहलू होता है, मानव विकास का। ठीक है, अब देख लीजिए, व्यक्ति का संवेगात्मक व्यवहार उसकी शारीरिक वृद्धि एवं विकास को ही नहीं
बल्कि बौद्धिक, सामाजिक एवं नैतिक विकास को भी प्रभावित करता है। ठीक है, जो व्यक्ति का संवेगात्मक विकास होता है वह उसके शारीरिक विकास और वृद्धि को ही नहीं प्रभावित करता है, उसके साथ साथ भी उसके बौद्धिक विकास को, सामाजिक विकास को और नैतिक विकास को भी प्रभावित करता है। इन सभी चीजों पर असर गिरता है क्या? व्यक्ति का संवेगात्मक विकास। ठीक है दोस्तों, अब देख लीजिए, संवेगात्मक विकास के कई कारक होते हैं। इसके बहुत सारे कारक होते हैं जिनकी जानकारी शिक्षक को बिल्कुल होनी चाहिए। ठीक है, जैसे भय का क्या कारण है, यह जाने बिना बालक के भय को दूर नहीं किया जा सकता कि उसके डर का क्या कारण है, किस वजह से बच्चा भय में है। ठीक है, बालक के संतुलित विकास में उसके संवेगात्मक विकास की अहम भूमिका होती है। जो बालक का संतुलित विकास होता है उसमें संवेगात्मक विकास की एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है दोस्तों। सपोज ये कोई बालक है, ठीक है, वो डरा हुआ है, कक्षा के अंदर उसको डर लग रहा है, डरा हुआ है, बहुत सारे कारण हो सकते हैं इसके। ठीक, तो अगर आपको उसका डर निकालना है तो सबसे पहले जानना होगा कि वो किस वजह से डरा हुआ है, उसके डर का क्या कारण है, भय का कारण क्या है। जैसे आपको भय का कारण पता चलेगा, तुरंत आप उसके उपचार के निदान निकालना शुरू कर दोगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अब देखिए, बालक के संवेगात्मक विकास पर पारिवारिक वातावरण भी बहुत प्रभाव डालता है। जो परिवार का वातावरण होता है वो भी बालक के विकास पर, संवेगात्मक विकास पर बहुत असर डालता है। कैसे? जैसे अगर किसी परिवार में रोजाना कलह, खटपट, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं तो वहाँ के जो बच्चे होते हैं ना, उनके मानसिक विकास पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है। ठीक है, एक तो उनका क्या होता है, बच्चे शांत शांत रहना शुरू कर देते हैं। ठीक है, लड़ाई झगड़े से डर लगने लगता है उनको भी, रोज रोज की लड़ाई झगड़ा घर में देख देख के वो भी उस चीज़ से डरने लगते हैं, बिल्कुल शांत रहने लगते हैं, ज़्यादा किसी के साथ बोलते नहीं हैं। ठीक है, तो बहुत सारी उनमें संवेगात्मक जो हानिकारक कारक हैं वो निकलने कर सामने आते हैं। तथा बालकों को शिक्षकों का पर्याप्त सहयोग एवं स्नेह मिलना उनके व्यक्तित्व के विकास के दृष्टिकोण से आवश्यक होता है। इसलिए जो बालक होते हैं उनको जो अध्यापक होता है ना, उसका स्नेह, उसका प्यार और उसका विश्वास बहुत आवश्यक होता है। ठीक है, जो उसके नैतिक विकास के साथ साथ बौद्धिक और उसके मानसिक विकास को भी बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। अब जो आता है वो है नंबर 4। ठीक है, नंबर 4 आयाम क्या है? भाषा विकास एवं अधिगम। क्या है वो? भाषा विकास एवं अधिगम। ठीक है, ये नंबर 4 आयाम है, भाषा विकास एवं अधिगम। जो भाषा विकास है, बौद्धिक विकास की सर्वाधिक उत्तम कसौटी मानी जाती है। ठीक है, अगर बच्चे का आपको बौद्धिक विकास करना है तो उसका भाषाई विकास जरूर होना चाहिए। ठीक है, बालक को सर्वप्रथम भाषा ज्ञान परिवार में होता है। एक चीज ध्यान रखिएगा, जब बच्चा परिवार के अंदर आता है, परिवार के दायरे में आता है, तो आधे से ज्यादा चीजें परिवार में ही सीखता है कि उसको कैसे पुकारना है, कैसे उसको बुलाना है, कैसे उसको भाषा बोलनी है, किसी को इज्जत के साथ बोलना है या फिर डांट फटकार के साथ बोलना है। ये सारी चीज़ें बच्चा अपने परिवार से सीखता है, उसको सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो अपने से बड़ों को देख देख कर ही सीख जाता है। बच्चों में ना अनुकरण शक्ति होती है बहुत ज़्यादा। हमने आपको पीछे ही पढ़ाया कि बच्चे अनुकरण करते हैं बातों का। जो छोटे बच्चे होते हैं वो जैसे उसके सामने कोई बात दोहराएगा, उसी बात को वो भी दोहराने लगते हैं, बार बार उसको रिपीट करने लगते हैं, उसको सीख जाते हैं कि हाँ ऐसे बोल रहे थे, मेरे से बड़ा जो है मेरे पापा है, मम्मी है, वो ऐसे बोले थे तो मुझको भी ऐसे ही बोलना है। तो जैसा आप अपने बच्चों के सामने बोलोगे वो भी ऐसा ही बोलना सीखेंगे। तो इसलिए क्या कहा है कि बालक जो होता है वो सबसे पहले भाषा का ज्ञान परिवार से करता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद विद्यालय और समाज के संपर्क में उसका भाषाई ज्ञान बढ़ता है। किसमें? विद्यालय में और समाज में। ठीक है, परिवार के बाद वो विद्यालय में जाता है, जब विद्यालय में जाने लगता है तो समाज के साथ जुड़ने लगता है, तो उसके बाद इन दोनों के संपर्क में आकर के उसका भाषाई ज्ञान समृद्ध हो जाता है। ठीक है, पक्का हो जाता है बिल्कुल। ठीक है दोस्तों, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। एक शिक्षा शास्त्री हुए हैं जिनका नाम है कार्ल सी मैरिसन। ठीक है, क्या नाम है उनका? कार्ल सी मैरिसन।
ठीक है। उन्होंने देखिए क्या कहा है कि स्कूल जाने से पहले बालकों में भाषा ज्ञान का विकास उनके बौद्धिक विकास की सबसे अच्छी कसौटी होती है। भाषा का विकास भी विकास के अन्य पहलुओं के लाक्षणिक सिद्धांतों के अनुसार होता है। ठीक है, जैसे जैसे भाषा का विकास होता है ऐसे ऐसे ही उसका विकास, भाषा का विकास से बच्चों में ऐसे ही होता है जैसे और जो पहलू हैं, जैसे हमने आपको बताया संज्ञानात्मक विकास हो गया, शारीरिक विकास हो गया, ठीक है, बौद्धिक विकास हो गया, ऐसे ही भाषाई विकास भी उसमें इसी तरह बढ़ता जाता है। ठीक है दोस्तों, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि यह विकास जो होता है ना वो परिपक्वता तथा अधिगम दोनों के फलस्वरूप होता है। जो बच्चा कार्य करता है उसमें नई अनुक्रियाएं सीखता है। ठीक है, और इस जो उससे पहले अनुक्रियाएं सीखी हुई होती हैं उनको उनका उसे बहिष्कार भी करना होता है, उसको छोड़ना भी होता है, क्योंकि वो आधी सच आधी झूठ कुछ भी होती है। लेकिन जब बच्चा बड़ा होता जाता है, समाज के साथ जुड़ता है, विद्यालय के साथ जुड़ता है, तो उसका भाषाई ज्ञान समृद्ध होने लगता है, उसको पक्का बिल्कुल पक्का सीखने लगता है। ठीक है, तो उसको पता चल जाता है कि अच्छा क्या है बुरा क्या है, उसको कैसी बातें सीखनी है कैसी बातें उसको छोड़नी है। तो जो उसका पहला ज्ञान होता है ना, पहली अनुक्रियाएं होती हैं, उनका उसे बहिष्कार करना होता है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे किसने कहा है? कार्ल सी मैरिसन ने कहा है। इस चीज को ध्यान रखिएगा हम कि बालक की विभिन्न अवस्थाओं में भाषा का विकास कैसे कैसे कब कब होता है। इसमें सबसे पहला जो आता है ना दोस्तों, वो आता है शेषावस्था। शेषावस्था, ठीक है दोस्तों। अब शेषावस्था में देख लीजिए क्या होता है। ठीक है, तो शैशवावस्था किसको कहते हैं? जन्म से लेकर के जो आपकी 5 साल तक की अवस्था होती है उसको शैशवावस्था बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, जन्म के समय ना शिशु कृदंत करता है। कृदंत मतलब मुंह से केवल आवाजें निकालता है, ऐसे ही उसको पता नहीं होता कि वो क्या बोल रहा है। तो शैशवावस्था में क्या करता है, बालक कृदंत करता है। ठीक है, न तो स्वरों की और न ही व्यंजनों की समझ होती है। किस अवस्था में? शैशवावस्था में। ठीक है दोस्तों, इस चीज को ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, अब देख लीजिए क्या होता है, 25 सप्ताह तक, कितने? 25 सप्ताह तक जितनी भी ध्वनियां निकालता है उनमें स्वरों की संख्या अधिक होती है। ठीक है दोस्तों, 25 सप्ताह तक जो बालक होता है, शिशु होता है, वो जितनी भी ध्वनियां निकालता है अपने मुंह से, उनमें ना स्वरों की सबसे अधिक संख्या होती है। ठीक है, सबसे ज्यादा वो स्वर ही अपने मुंह से निकालता है। ठीक है, अब बात करते हैं जब वो 10 मास की अवस्था में पहुंच जाता है। कितने की? 10 मास की अवस्था में शिशु अपना पहला शब्द बोलता है। ठीक है दोस्तों, तो जब वो 10 महीने का हो जाता है शिशु, तो वो अपना पहला शब्द बोलता है। कुछ भी वो शब्द कोई भी हो सकता है जिसको पूरा बोलता है। ठीक है, शब्द बोलता है दोस्तों जो साफ साफ समझ में आए, जैसे माँ, माँ, पापा, दादा, बाबा, कुछ भी बोलता है तो वो 10 मास की अवस्था में अपना पहला शब्द बोल जाता है, जिसे वह बार बार क्या करता रहता है, बार बार दोहराता रहता है। ठीक है, तो उसे क्या करता है वो, जिसे वह बार बार दोहराता है। ठीक है दोस्तों, उसी शब्द को बार बार दोहराता रहता है, जो भी शब्द वो पहले निकाल देता है। ठीक है, जब बालक शिशु जो होता है वो 1 वर्ष की अवस्था में पहुंच जाता है। ठीक है, जब 1 वर्ष की अवस्था में, जब 1 वर्ष की अवस्था में होता है बालक, 1 वर्ष की अवस्था तक ना भाषा समझना कठिन होता है। ठीक है, जब तक बालक 1 वर्ष का होता है तब तक उसकी भाषा को समझना बहुत कठिन होता है। बहुत ही कम उसकी भाषा को हम समझ पाते हैं। ठीक है, सारी भाषा जो वो बोलता है वो समझ में नहीं पाते हैं। ठीक है, तो बार बार सुनना पड़ता है कि क्या बोल रहा है, बहुत ध्यान से, बहुत ही कम समझ पाते हैं हम। ठीक है, कितना समझ पाते हैं उस चीज़ को देखिएगा। एक मनोवैज्ञानिक हुए हैं जिनका नाम था मैककार्थी।
मैककार्थी एक मनोवैज्ञानिक है, उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने ना सन 1950 में एक अध्ययन किया था। मैककार्थी ने 1950 में एक अध्ययन किया, ठीक है। क्या उन्होंने 1950 में एक अध्ययन किया, ठीक है, और यह निष्कर्ष निकाला कि जो 18 मास के बच्चे होते हैं, 18 मास के बच्चे, ठीक है, जो 18 मास के बालक होते हैं, बच्चे होते हैं, उनकी भाषा केवल 26% तक ही समझ में आती है, ठीक है, कि वो क्या बोल रहे हैं, ठीक है। तो जो मैककार्थी थे, उन्होंने 1950 में एक अध्ययन किया बालकों पर। उसमें क्या निष्कर्ष निकाला कि जो 18 महीने के जो बच्चे होते हैं, जो भाषा बोलते हैं ना, उसकी भाषा का कुल 26% ही हम समझ पाते हैं कि वह कहना क्या चाह रहा है। इसमें एक और मनोवैज्ञानिक हुए जिनको आप सभी जानते हैं, स्किनर जी। कौन? स्किनर। तो उनके अनुसार देख लीजिए, उन्होंने क्या कहा है, बालक जैसे जैसे बड़ा होता जाता है वो उतना ही ज़्यादा शब्द ज्ञान को समझता जाता है, उसके जो शब्द होते हैं उनमें इतनी ही ज़्यादा वृद्धि होती जाती है आयु स्तरों के हिसाब से, ठीक है। जैसे बच्चा शेषावस्था में होगा तो कुछ कुछ शब्द ही बोल पाएगा, ठीक है, सही से कुछ वाक्य बोल पाएगा, लेकिन जब उससे अगली अवस्था में चले जाएगा, बाल्यावस्था में चले जाएगा, तो बड़े बड़े वाक्य बोलने लगेगा। जब वो किशोरावस्था में चले जाएगा तो बहुत ही ज़्यादा वाक्यों को, बहुत सारे वाक्य एक साथ करके वो बोलने लगता है, ठीक है, समझने लगता है वो सारी चीज़ें। तो स्किनर जी ने इसके ऊपर ही अध्ययन किया है, ठीक है। अच्छा, स्किनर जी ने एक चीज़ और कहा है कि जो शैशवावस्था होती है ना आपकी, शैशवावस्था, ठीक है, इस पर सबसे ज़्यादा, ठीक है, जो भाषा विकास होता है शैशवावस्था में, भाषा विकास पर, किस पर? भाषा विकास पर, ठीक है। किसका प्रभाव सबसे ज़्यादा बताने पड़ता है? परिवार की संस्कृति और सभ्यता का, ठीक है। भाषा विकास पर परिवार की संस्कृति और सभ्यता का प्रभाव पड़ता है, ठीक है दोस्तों, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक है। जो शैशवावस्था होती है उसमें जो भाषा का विकास होता है, उस पर परिवार की सभ्यता और संस्कृति का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। जैसा उसको माहौल मिलता है परिवार का, ऐसी उसकी भाषा की समझ बन जाती है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। इसलिए दोस्तों कहा भी जाता है कि जो बालक होता है उसकी प्रथम पाठशाला परिवार ही होती है, ठीक है। वो अपने बड़ों को देखकर ही उनका अनुसरण करता है, और जैसे जैसे वो होते हैं उनके आचार विचार, उनका व्यक्तित्व, उस सभी चीज़ों की बालक पर छाप पड़ती है। तो जैसा परिवार होगा बच्चे पर उसकी छाप तो बिल्कुल सकारात्मक हो या नकारात्मक हो, कैसी भी हो, पड़ती ही पड़ती है, ठीक है दोस्तों। तो इसलिए जो परिवार की जो संस्कृति और सभ्यता होती है उसका प्रभाव भी बालकों पर बहुत ज़्यादा पड़ता है। आप कैसा व्यवहार करते हैं, आप कैसे बोलते हैं, इन सभी चीज़ों को देखकर जो आपके छोटे होते हैं ना परिवार में, वो भी उन सभी चीज़ों को सीखने लगते हैं और ऐसा ही व्यवहार अपने जीवन में करने लगते हैं। तो इसलिए आपका व्यवहार और आपका व्यक्तित्व बिल्कुल अच्छा होना चाहिए। अगर अच्छा होगा तो आपके जो छोटे होंगे घर में, बालक हो या भाई बहन हो, जो भी छोटा होगा, उस पर उसका पूरा पूरा प्रभाव पड़ेगा। बात है आपकी बाल्यावस्था। इस अवस्था में आयु के साथ साथ सीखने की गति में भी वृद्धि होती है। तो यही वह अवस्था है जिसमें आयु के साथ साथ सीखने की जो गति है उसमें बहुत ज़्यादा वृद्धि होती है। शैशवावस्था में बच्चे जिन चीज़ों को बहुत मुश्किल से सीख पाते हैं, बाल्यावस्था में उन चीज़ों को बहुत आसानी से सीख जाते हैं। तो क्या कहा कि सीखने की गति में वृद्धि हो जाती है इस अवस्था में। जैसे जैसे आयु बढ़ती जाती है ऐसे ऐसे उसकी सीखने की गति भी तेज होती जाती है, बहुत जल्दी सीखने लगता है। इसी अवस्था में बालक क्या करता है, शब्द से लेकर के, ठीक है, शब्द से लेकर वाक्य विन्यास तक सभी क्रियाएं सीखता है। यही वह अवस्था है जिसमें बालक जो होता है वो शब्द से लेकर के वाक्य विन्यास को, वाक्य को तोड़ना कैसे है, जोड़ना कैसे है, आगे पीछे लगाना कैसे है, कहाँ पर कर्ता कर्म क्रिया का इस्तेमाल करना है, व्याकरण के सभी नियमों का इस्तेमाल वो इसी अवस्था में सीख जाता है, बाल्यावस्था में ही सीख जाता है, ठीक है दोस्तों। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए ना आप कुछ महत्वपूर्ण तथ्य आपको बाल्यावस्था के बता रहे हैं हम, तो उन महत्वपूर्ण तथ्यों को देखिएगा कि वो महत्वपूर्ण तथ्य क्या है। बड़े ही रोचक महत्वपूर्ण तथ्य हैं दोस्तों,
जिनको सुन करके आपको भी बहुत मजा आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा ना कंपैरिजन कर दिया है लड़के और लड़कियों में। ठीक है, तो उस कंपैरिजन का देख लीजिए क्या कहा है। ठीक है, पहला जो पॉइंट है हमारा वो बोला है कि लड़कियों की भाषा का विकास, क्या कि लड़कियों की भाषा का विकास लड़कों की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से होता है, अधिक शीघ्रता से होता है। कहने का क्या मतलब है कि जो लड़कियां होते हैं ना वह जल्दी से लड़कों की अपेक्षा जल्दी बोलना सीख जाती हैं। ठीक है, जल्दी बोलने लगते हैं। जैसे जो बालक होता है वो 1 वर्ष की अवस्था तक आकर के बोलने लगता है, लेकिन जो लड़कियां होती है उससे भी पहले बोलना शुरू कर देती हैं। ठीक है, तो लड़कियों की जो भाषा का विकास है लड़कों की अपेक्षा अधिक शीघ्र होता है, मतलब उनसे पहले हो जाता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा पहले हो जाता है लड़कों की अपेक्षा, किनमें, लड़कियों में। ठीक है दोस्तों, चलिए दूसरा देख लीजिए। जो लड़कियां होती हैं लड़कों की अपेक्षा लड़कियों के वाक्यों में शब्द संख्या अधिक होती है। यहाँ क्या कहा है दोस्तों कि जो लड़कों की अपेक्षा ना लड़कियां जो वाक्य इस्तेमाल करती हैं उनमें जो शब्दों का इस्तेमाल करती है उनकी संख्या लड़कों से ज़्यादा होती है। ठीक है, जो लड़कियां, कहने का मतलब सीधा सीधा सा इतना है कि जो लड़कियां वाक्य बोलते हैं वो लड़कों की अपेक्षा बड़े होते हैं, लंबे होते हैं, उनमें शब्द अधिक होते हैं, लड़कों के वाक्यों में कम होते हैं, क्योंकि लड़के बहुत कम शब्दों में अपनी बात को समझा देते हैं। ठीक है, तो दोस्त तो यहाँ भी लड़कियां ही बाजी मार ले गई हैं। ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं। चलिए देखिए नेक्स्ट, देखिए जो तीसरा तथ्य है वो क्या है, अपनी बात को ढंग से प्रस्तुत करने में लड़कों की अपेक्षा लड़कियां अधिक कुशल होती हैं। क्या कहा है भाई यहाँ भी कि जो लड़कियां होती हैं ना अपनी बात को ढंग से प्रस्तुत करने में लड़कों की अपेक्षा में अधिक कुशल होती हैं। ठीक है, वो अपनी बात को अच्छी तरह से प्रस्तुत कर देती हैं, जबकि लड़के ऐसा नहीं कर पाते हैं। मतलब कर तो पाते हैं लेकिन इतनी अच्छी तरह से नहीं जैसे लड़कियां कर पाती हैं। ठीक है, तो ये सभी क्या गुण है, लड़कियों के गुण है जो लड़कों से जल्दी हो जाते हैं, लड़कों से अच्छे होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये कब होते हैं, बाल्यावस्था में। ठीक है दोस्तों, बाल्यावस्था में, शैशवावस्था में, सभी अवस्थाओं में होते हैं। ठीक है, जैसे वो बोलना तो लड़कों से पहले सीख जाती है शैशवावस्था में, फिर वह बाल्यावस्था में आती है तो क्या कहा है कि उनके जो वाक्य होते हैं, वाक्यों में जो शब्द होते हैं उनकी संख्या लड़कों से अधिक होती है। किनमें, लड़कियों के शब्द और लड़कियों के वाक्यों में। ऐसी नंबर 3 है जब वो किशोरावस्था में आ जाते हैं, तो अपनी बात को प्रस्तुत करने का ढंग उनका कुछ ऐसा होता है, वे उसमें इतनी ज़्यादा कुशल होती हैं कि जैसे लड़का कोई उसको नहीं प्रस्तुत कर सकता बात को, ऐसे लड़कियां अपनी बात को प्रस्तुत कर देती हैं। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हो गए बाल्यावस्था के दौरान। तो देखिए इसमें भाषा के विकास में ना, जो भाषा का विकास होता है बाल्यावस्था में, उसमें समुदाय, घर, विद्यालय और परिवार, यानी कि जो आर्थिक एवं सामाजिक परिस्थितियां होंगी उनका प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ेगा किस पे, भाषा के विकास पर। जो वस्तु देखता है उसके बारे में उसको जान पहचान सब कुछ हो जाती है बाल्यावस्था तक आते आते, और उसके पश्चात उसे उसकी अभिव्यक्ति में भी आनंद प्राप्त होता है। ठीक है, जब वो किसी चीज़ को महसूस करता है, सोचता है उसके बारे में, तो उसको उसमें आनंद आने लगता है। जैसे आप अगर बच्चों को बोल दोगे कि हाँ भाई आज हम पिज्ज़ा खाएंगे, तो बच्चा खुश हो जाता है सोच करके कि हाँ आज पिज्ज़ा खाने को मिलेगा। ठीक है, तो उसकी अनुभूति करने लगता है उन सभी चीज़ों की जो भी उसके सामने प्रत्यक्ष रूप से होती है, उसकी केवल अनुभूति से ही उसको आनंद मिलने लगता है। तो जो प्रत्यक्ष ज्ञान होता है स्थूल से सूक्ष्म की और विकसित होता है। ठीक है,
यहाँ से भी आपको बहुत अच्छा क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा कि जो प्रत्यक्ष ज्ञान होता है वह किस दिशा में होता है। तो बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं आपको देखने के लिए, उनमें अगर स्थूल से सूक्ष्म की ओर आया है कि स्थूल से सूक्ष्म की ओर विकसित होता है तो आपका उत्तर बिल्कुल सही होगा। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। छोटे छोटे से जो सवाल होते हैं वे ऐसे ही बनते हैं, एग्जामिनर ऐसे ही बनाता है, जिन पर आपका ध्यान ना गया हो, जिनको पढ़ करके आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाए, ऐसे ही सवाल एग्जामिनर एग्जाम में बिल्कुल देता है। ठीक है दोस्तों, चलिए इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। उसी प्रकार भाषा का ज्ञान भी मूर्त से अमूर्त की ओर होता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। दो सवाल आपको हमने यहाँ पर बता दिए। तो एक तो भाषा का विकास हो गया और एक हो गया प्रत्यक्ष ज्ञान का। प्रत्यक्ष ज्ञान का जो होता है सूक्ष्म से स्थूल की ओर विकसित होता है, ऐसे ही भाषा का ज्ञान जो होता है वो मूर्त से अमूर्त की ओर होता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, आप बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इन ऐसे ऐसे सवाल आपसे एग्जामिनर पूछेगा बार बार। ठीक है दोस्तों, चलिए अब देखिए किशोरावस्था की बात करते हैं हम। किशोरावस्था, जब बालक किशोर हो जाता है, मतलब 18 साल से ऊपर का हो जाता है, वयस्क हो जाता है। वयस्कावस्था भी इसको ही बोलते हैं, किशोरावस्था को ही हम वयस्कावस्था बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, इस चीज को ध्यान रखिएगा, वयस्कावस्था। ठीक है, चलिए अब इसके बारे में देखते हैं कि ये इसमें क्या होता है। तो किशोरावस्था में ना अनेक शारीरिक परिवर्तन होते हैं। ठीक है, जब बालक किशोर हो जाता है तो उसमें बहुत सारे परिवर्तन आने शुरू हो जाते हैं। उसके शारीरिक रूप से बहुत सारे परिवर्तन उसको देखने को मिलते हैं, उसकी आवाज़ में भी बदलाव आ जाता है। तो उसके शरीर में जो परिवर्तन होते हैं उनसे जो संवेग उत्पन्न होते हैं, भाषा का विकास भी उससे प्रभावित होता है। ठीक है, जैसे जैसे उसके शरीर में परिवर्तन आने लगते हैं, उसमें बहुत सारे संवेग आने लगते हैं, तो उनसे क्या होता है, भाषा के विकास भी उससे प्रभावित होने लगता है। किशोर में ना साहित्य पढ़ने की रुचि उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। जो किशोर होते हैं, किशोरों में साहित्य पढ़ने की रुचि उत्पन्न होने लगती है। ठीक है दोस्तों, तो जो किशोर होता है उसकी जो शारीरिक बनावट होती है, उसके साथ साथ उसकी जो संवेग होते हैं उनसे क्या होता है, उसकी भाषा भी बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है। ठीक है, वो कल्पना करने लगता है। कल्पना शक्ति के साथ साथ, कल्पना शक्ति का विकास होने के साथ साथ ही क्या होता है, किशोर कोई कवि बन जाता है, कोई कहानीकार बन जाता है, कोई चित्रकार बन जाता है। ठीक है, तो इन सबसे क्या करता है, वो कोई कवि बना है वो कविताएं लिखता है, जो कहानीकार बना है वो कहानियाँ लिखता है, जो चित्रकार बना है वो चित्र बनाता है, और उनके माध्यम से ही अपनी जो अभिव्यक्तियाँ होती हैं, उनको अपनी जो भावनाएं होती हैं, उसकी जो मन की भावनाएं होती हैं उनको अभिव्यक्ति प्रदान करने लगता है, अपने मन की भावनाओं को उनके द्वारा प्रस्तुत करने लगता है, चित्रों के, कहानियों के और कविताओं के। किशोरावस्था में जो प्रेम पत्र लेके जाते हैं दोस्तों, उनमें भाषा में भावुकता होती है। मतलब अपने जो उसका हृदय होता है, उसके हृदय में जो उस समय बात चल रही होती है, जो उसके मन की स्थिति होती है, ठीक है, तो उन्हीं चीजों को अभिव्यक्त कर देता है अपने पत्रों के द्वारा। तो इससे क्या होता है ना, उसमें भाषा सौंदर्य आ जाता है। ठीक है, भाषा सुंदर लगने लगती है, और जो एक एक शब्द अपने स्थान पर ना बिल्कुल सार्थक होता है। क्यों? क्योंकि बच्चे को हर चीज की समझ आने लगती है, उसके उसमें सभी संवेग आ जाते हैं, उसको शब्दों की अच्छी तरह से पहचान हो जाती है, जिससे वो अपने मन के भाव को व्यक्त कर पाता है। ठीक है, अच्छा, किशोरों का ना जो शब्दकोश होता है बहुत विस्तृत होता है। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है जिससे कि भाई भाषा लिखकर या बोलकर ही बताई जा रही है, नहीं। कुछ भाषा ऐसी होती है जो संकेतों के द्वारा, प्रतीकों के द्वारा, एक गुप्त भाषा का इस्तेमाल भी मनुष्य कर लेता है। ठीक है, तो ये बहुत सारी भाषा ऐसे बन जाती है। सांकेतिक भाषा जिसको बोलते हैं, उससे वो क्या होता है, उसमें ना तो बोलता है ना लिखता है, केवल प्रतीकों, कुछ चिन्हों के द्वारा, प्रतीकों के द्वारा गुप्त भाषा का प्रसार किया जाता है, जिनकी पहचान होती है। जो उसको पहचान लेता है वो उसको समझ जाता है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं भाषा विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। ठीक है, ऐसे कारक जिनसे भाषा का विकास जो होता है वो प्रभावित होता है। तो जो भाषा विकास जो होता है ना, अपने आप में स्वतंत्र रूप से नहीं होता है। ठीक है, इस पर बहुत अनेक प्रकार के प्रभाव पड़ते हैं। ठीक है, बहुत तरह से प्रभावित हो जाता है। शब्द भंडार, वाक्य विन्यास तथा अभिव्यक्ति के प्रसार पर विभिन्न कारकों का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, हम उन कारकों के बारे में जानेंगे कि वो कारक कौन कौन से होते हैं। चलिए देखिए वो कारक कौन कौन से होते हैं। नंबर 1 आता है जो हमारा सबसे पहला ही, वो आता है स्वास्थ्य। स्वास्थ्य मतलब हेल्थ। ठीक है, इसका भी जो भाषा विकास होता है उस पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, जो दूसरा आता है वो है हमारी बुद्धि। ठीक है, बुद्धि का भी भाषा विकास पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। अगर बुद्धि किसी में
बहुत ही कम बुद्धि होती है, किसी में ज़्यादा बुद्धि होती है, तो भाषा का विकास उसमें उतने प्रकार से नहीं हो पाता है। ठीक है, जिनमें जो अधिक बुद्धिमान होते हैं उनमें भाषा का विकास बहुत अच्छे से हो पाता है, जिनमें जो मंद बुद्धि होते हैं उनमें भाषा का विकास इस प्रकार से नहीं हो पाता। तो ये भी भाषा विकास को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक है। ठीक है, इंटेलिजेंस जिसको बोलते हैं। ठीक है, अब देख लीजिए नंबर 3, हकलाना। तो यह भी भाषा को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है। ठीक है, इसकी यह भी जिसको हम बोलते हैं स्टेमरिंग। ठीक है दोस्तों, देख लीजिए नंबर 4 जो आता है हमारा, वो आता है बहुत ही खास सामाजिक आर्थिक स्तर। ठीक है, सामाजिक आर्थिक स्तर, सोशल एंड इकोनॉमिक स्टेटस। ठीक है, यह भी एक महत्वपूर्ण कारक है जो भाषा विकास को प्रभावित करता है। इसके बाद जो आता है नंबर 5, यौन। यौन जिसको बोलते हैं सेक्स। ठीक है, तो यह भी भाषा विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में ही आता है। ठीक है, नंबर 6 जो आता है हमारा, बहुत ही खास पारिवारिक संबंध। पारिवारिक संबंध जो क्या करता है, भाषा विकास को बहुत अधिक प्रभावित करता है, पारिवारिक संबंध। ठीक है, ऐसे ही एक जो है, एक और है, ठीक है, जिसका कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से भाषा विकास पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है, जिसको क्या बोला गया है, एकाधिकार भाषा। एकाधिकार भाषा मतलब जहां पर केवल एक भाषा को ही सीखना महत्वपूर्ण कर दिया गया है, दूसरी भाषा का ज्ञान अयोग्य घोषित कर दिया जाता है, तो वहां पर क्या होता है, एकाधिकार भाषा ही होती है। तो उससे क्या होता है, उससे जो भाषा का विकास होता है वो बहुत अधिक प्रभावित होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको एक ही भाषा आनी चाहिए, नहीं, आप जितनी ज़्यादा भाषा सीख सकते हैं आपके काम आएंगी। ठीक है, उतना ही अच्छा होगा, जितनी ज़्यादा भाषाओं का आपको ज्ञान होगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको कई कई भाषा को ज्ञान है, किसी को 3 भाषाओं को ज्ञान है, किसी को 5 भाषा को ज्ञान है, बहुत सारे ऐसे हैं जिनको 7-7, 8-8 भाषाएं आती हैं। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है, जितनी अधिक भाषाएं आएंगी उतनी उसका भाषा के विकास में क्या होगा, वृद्धि होगी। ठीक है दोस्तों, इस चीज को ध्यान रखिएगा। क्या है वो देख लीजिए, सामाजिक विकास एवं अधिगम। क्या, सामाजिक विकास एवं अधिगम। ठीक है दोस्तों, चलिए इस आयाम में देख लीजिए क्या होता है, बच्चे का जो विकास हो रहा है, सामाजिक विकास हो रहा है, उसके अंतर्गत ही उसकी जो सभी क्रियाएं होती हैं, उसकी योग्यताएं होती हैं, उनको क्या होता है, उनको सही दिशा प्रदान करना किसका काम होता है, समाज का काम होता है। तो इसलिए सामाजिक विकास भी बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। ठीक है, एक बहुत अच्छा आयाम है विकास का। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। इस चीज को लेकर ने एक मनोवैज्ञानिक हुए हैं जिनको कहा गया है अलेक्जेंडर। क्या, अलेक्जेंडर। उन्होंने भी इसके बारे में क्या कहा है, जो अलेक्जेंडर ने लिखा है, क्या लिखा है कि व्यक्तित्व का निर्माण सुनने में नहीं होता है। ठीक है, सामाजिक घटनाएं तथा प्रक्रियाएं बालक की मानसिक प्रक्रियाओं तथा व्यक्तित्व के प्रतिमानों को अनवरत रूप से प्रभावित करती है। तो क्या कहा, जो सामाजिक घटनाएं होती हैं तथा प्रक्रियाएं होती हैं, वो बालक की मानसिक प्रक्रियाओं तथा उसके व्यक्तित्व के प्रतिमानों को ना अनवरत रूप से कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में प्रभावित करती ही हैं। ठीक है, तो जो समाज होता है उसका बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है बालक के विकास पर। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। सामाजिक विकास का अर्थ, अब समझिए सामाजिक विकास का अर्थ क्या होता है। तो जन्म के समय जो बालक होता है ना, इतना असहाय होता है कि वह समाज के सहयोग के बिना मानव प्राणी के रूप में कुछ भी विकसित नहीं हो पा सकता है। ठीक है, पूरी तरह से वह समाज पर निर्भर रहता है। इस चीज को आप बहुत अच्छे से समझिए। जब वह पूरी तरह से समाज पर निर्भर रहता है, ठीक है, तो शिशु का जो पालन पोषण होता है ना, प्रत्येक समाज अपनी विशेषताओं को विभिन्न कार्यों में प्रकट करता है, उससे बालक का सामाजिक विकास कहते हैं। ठीक है, क्या कहा है कि जो जन्म के समय बालक होता है वो बहुत ही असहाय होता है। ठीक है, वह समाज के सहयोग के बिना मानव जाति के किसी रूप में विकसित नहीं हो पाता। ठीक है, तो उसके विकास में समाज का बहुत महत्वपूर्ण हाथ होता है। ठीक है, जो शिशु होता है ना, उसका पालन पोषण प्रत्येक समाज अपनी विशेषताओं को विभिन्न कार्यों में प्रकट करता है, उसे बालक का सामाजिक विकास कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब देखिए, जो जो सामाजिक विकास होता है वो विभिन्न अवस्थाओं में कैसा कैसा होता है वो आपको बताते हैं। ठीक है, तो शैशवावस्था में सामाजिक विकास सबसे पहले बात करेंगे। शैशवावस्था में सामाजिक विकास, शैशवावस्था में सामाजिक
सामाजिक विकास। जन्म के समय शिशु बड़ा ही आत्म केंद्रित होता है, ठीक है। जैसे जैसे वह सामाजिक परिवेश के संपर्क में आता है उसका आत्म केंद्रित व्यवहार समाप्त होता जाता है, ठीक है। सबसे पहले वह आत्म केंद्रित होता है, मतलब अपने ऊपर ही उसका केंद्र होता है, बिल्कुल, ठीक है। कब उसको प्यास लगती है, नहीं लगती है, भूख लगती है, नहीं लगती है, दूसरों से उसको कोई मतलब नहीं। लेकिन जैसे जैसे उसकी आयु बढ़ती जाती है उसका आत्म केंद्रित जो व्यवहार होता है वह समाप्त होता चला जाता है, ठीक है। जैसा कि एक मनोवैज्ञानिक हुए हैं क्रो एंड क्रो, उन्होंने कहा है कि जन्म के समय शिशु न तो सामाजिक प्राणी होता है और न ही असामाजिक, पर वह इस स्थिति में अधिक समय तक नहीं रहता। जो जन्म होता है शिशु का वो ना तो सामाजिक प्राणी होता है ना ही असामाजिक प्राणी होता है, लेकिन इस स्थिति में ज़्यादा समय तक नहीं रह पाता है, ठीक है। जब जब वह बड़ा होता जाता है तो वो एक सामाजिक प्राणी बनता चला जाता है, ठीक है। बिना समाज के वह अपने किसी भी कार्य को संपन्न नहीं कर पाता है, उसको समाज की आवश्यकता होती ही होती है, ठीक है। और समाज के भी बहुत सारे कर्तव्य होते हैं कि उसको उसके क्रियाओं को सही दिशा प्रदान करे, उसका अच्छी तरह से उसके व्यक्तित्व को निखारे, उसको एक अच्छा नागरिक बनाए। ये सभी किसकी क्रियाएं होती हैं? सामाजिक क्रियाएं होती हैं। शैशवावस्था के जो अंतिम वर्षों में ना शिशु का व्यवहार परिवार से बाह्य परिवेश की ओर प्रस्तुत होता है। शिशु दूसरे बच्चों के सामूहिक जीवन में समायोजन स्थापित करता है, ठीक है। इससे वस्तु विनिमय करता है, ठीक है। किसी से कोई वस्तु ले ली उसको उसके बदले में दूसरी वस्तु दे दी, ठीक है। किसी से कोई सामान ले लिया जो उसके पास है उसने वो दे दिया, उसके से दूसरा ले लिया, इसको बोलते हैं वस्तु विनिमय, ठीक है। वस्तुओं का आदान प्रदान, एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु को देना, ठीक है। तो बालक भी जो शिशु होता है वो भी ऐसे ऐसे ही कार्य करता है, समाज के अंदर रहता है, सामूहिक जीवन के समायोजन स्थापित करता है और उस वस्तुओं का विनिमय करता है, ठीक है। और खेल के जो साथी होते हैं उनसे अपनी वस्तुओं में क्या करता है? साझीदार बनाना सीख जाता है कि हाँ भाई चलो तो भी मेरा साझीदार बन जा, ऐसे ऐसे करके हम ऐसे ऐसे खेलेंगे, ठीक है। इसमें दोनों हिस्सेदार होंगे। तो क्या करता है बच्चा धीरे धीरे समाज के साथ जुड़ता चला जाता है, ठीक है। छोटी छोटी क्रियाओं के द्वारा, छोटी छोटी क्रियाओं प्रतिक्रियाओं को कर ही वो सामाजिक प्राणी बनता चला जाता है। इसके बाद बात करते हैं बाल्यावस्था में सामाजिक विकास की। क्या? बाल्यावस्था में सामाजिक विकास की। बाल्यावस्था में बच्चे का सामाजिक विकास किस प्रकार होता है? अभी हमने आपको बताया कि जो शिशु होता है उसका संसार उसका परिवार होता है, ठीक है। वो अपनी सभी क्रियाएं प्रतिक्रियाएं सारी क्या परिवार के अंदर ही करता है, अपनी सभी जरूरतों को परिवार के अंदर ही पूरी कर लेता है। लेकिन जो बालक होता है ना उसका संसार परिवार के बाहर भी बालकों का झुंड और विद्यालय आदि सभी होते हैं, ठीक है। वो क्या करता है उसमें समूह बनाना सीख जाता है, बाल्यावस्था में वो समूह बनाना सीख जाता है, ग्रुप में रहना सीख जाता है, वो एक झुंड को सीख जाता है कि हाँ मुझको इस झुंड में रहना है, इस ग्रुप में ही रहना है, उसके बाहर वह नहीं जाता, ठीक है। तो शैशवावस्था में बच्चा परिवार के अंदर ही रहता है, बाल्यावस्था में परिवार से बाहर भी निकलता है, झुंड में और विद्यालय में, ठीक है। तो इसका क्षेत्र ना काफी बढ़ जाता है। बालक विभिन्न प्रकार के ज्ञान अर्जन करता है, ठीक है। उनसे सामाजिकता का विकास करता है, ठीक है। तो जो बालक होता है वह शैशवावस्था के बाद बाल्यावस्था में आने के बाद ही, बाल्यावस्था में आने के साथ साथ ही बाहर के जो समूह है, समाज है, उससे जुड़ने लगता है। तो उससे उसका सामाजिकता का विकास उसमें होने लगता है, कह सकते हैं हम, ठीक है। तो अब हम बाल्यावस्था में होने वाले सामाजिक विकास को हम किस प्रकार से प्रस्तुत कर सकते हैं उसको आपको बताने वाले हैं, ठीक है। कि वो कौन कौन से कारक हैं जिनसे बच्चे का सामाजिक विकास होता है। तो जो इसमें सबसे पहला आता है वो होता है सामाजिक भावना, ठीक है। क्या आता है? सामाजिक भावना, ठीक है। बाल्यावस्था में बच्चे के अंदर सामाजिक भावना का विकास होने लगता है। इस अवस्था के बालक और बालिकाएं क्या करते हैं? सामाजिक जागरूकता, चेतना और समाज के प्रति ना अपना रुझान विशेष मात्रा में पाया जाता है इसी अवस्था के अंतर्गत ही, ठीक है। इनका सामाजिक क्षेत्र व्यापक एवं विकसित होने लगता है, सीधी बात है भाई। तो वह जो विद्यालय के पर्यावरण से अनुकूलन करना, नए नए मित्र बनाना, ठीक है, और सामाजिक कार्यों में भाग लेना, ये सभी चीजें सीखने लगते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है? सामाजिक भावना का विकास होने लगता है। दूसरा है इसमें आत्मनिर्भरता। बच्चों के अंदर बाल्यावस्था में आत्मनिर्भरता का आना एक बहुत ही कॉमन बात है, ठीक है। बाल्यावस्था में बच्चे स्वयं को स्वतंत्र मानकर आत्मसम्मान प्राप्त करते हैं, वे स्वयं को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास करते हैं, ठीक है दोस्तों। वे परिवार को छोड़कर बच्चों के साथ खेलते हैं और समय बिताते हैं, ठीक है। बच्चों के साथ खेलेंगे और समय बिताएंगे, ठीक है। जैसे परिवार वाले ढूंढते फिरते हैं कि बच्चे कहाँ गए, जो खेल खत्म हो जाता है घर आ जाते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए
आपने भी बहुत नहीं किया होगा कि भाई आप खेलने निकल गए बिना परिवार में बताए हुए और खेल रहे हैं बच्चों के साथ में, अपने समूह में खेल रहे हैं। जब आपको भूख लगी या किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी तो आप घर आ गए, फिर खाया, फिर आप चले गए खेलने के लिए, तो घर वाले तो ढूंढते रह जाते हैं बस। चलिए वो सभी कॉमन बातें होती हैं। कि क्या करते हैं बच्चों को, जो परिवार होता है ना, परिवार को छोड़कर बच्चों के साथ खेलते और समय बिताते हैं, क्रियाएं करते हैं और निर्णय भी लेते हैं, किसी चीज़ का निर्णय भी लेने लगते हैं। बाल्यावस्था में निर्णय लेने के गुण भी बच्चे में आ जाते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं दोस्तों। ठीक है, तो क्या होता है बाल्यावस्था में बच्चे निर्णय लेने का काम भी करने लगते हैं। निर्णय लेने की उनमें भी क्या आ जाती है, उत्पत्ति होने लगती है, वे सीख जाते हैं निर्णय लेना। ठीक है, वास्तविक जो सच्चाई है ना वो यह है कि वे अपने आयु वर्ग के साथ प्रसन्न रहते हैं, खुश रहते हैं। जो उनके हम उम्र बच्चे होते हैं उनके साथ खेलना, उनके साथ रहना, घूमना फिरना उनको बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, अपने से बड़ों में नहीं रहेंगे, अपने से छोटों में नहीं रहेंगे, नहीं, जो उनके हम उम्र है उनके साथ उनको बहुत अच्छा लगता है खेलना कूदना। ठीक है, छोटे बच्चों के साथ ना तो खेलते हैं, ठीक है, ना ही बड़ों के साथ कोई क्रियाकलाप में रुचि लेते हैं। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा किसमें, बाल्यावस्था के दौरान। ठीक है दोस्तों, चलिए नंबर 3 जो उनमें आता है, नंबर 3 वो आती है उसमें समूह प्रवृत्ति, जिसके बारे में अभी आपको मैंने बताया था, समूह प्रवृत्ति। ठीक है, तो इसी अवस्था में बच्चों में जो ग्रुप बनाने की प्रवृत्तियां ना वो पैदा हो जाती है। तो जो उनकी ये अवस्था होती है ना, इस अवस्था में बालक इतने क्रियाशील, ठीक है, एवं सक्रिय होते हैं कि वे अपनी अवस्था के बालकों का समूह बना लेते हैं। ठीक है, अपना एक एज ग्रुप बना लेते हैं। फिर क्या करते हैं उसमें, आज खेल समूह, सेना समूह एवं सांस्कृतिक समूह आदि जितने भी प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, बालक अपने समूह के नियमों, मान्यताओं आदि को पसंद करते हैं। ठीक है, तथा अन्य समूह के समक्ष अपनी जो उनकी श्रेष्ठता प्रदर्शित करते हैं, जो अपनी श्रेष्ठता होती है, महानता होती है, उसको प्रदर्शित करते हैं दूसरे समूह की अपेक्षा। ठीक है, हाँ भाई हमारा समूह आपसे अच्छा है, हमारा समूह आपसे बेस्ट है, हमारा समूह आपसे अच्छे कार्य करता है। तो इस अवस्था में ना बच्चों में क्या एक प्रवृत्ति जागृत होती है कि वो ऐसे ऐसे कार्य करते हैं जो उनके समूह में जो और बच्चे हैं ना वो उसको एक विशिष्ट स्थान प्रदान करें। ठीक है, तो सबके अंदर ये भावना होती है कि हाँ भाई मैं इस ग्रुप का ऐसा आदमी हूँ कि मेरी ही चलते हैं ग्रुप में। ठीक है, तो ऐसी भावनाएं विकसित होना नॉर्मल है, बड़े बच्चों में भी होता है, बड़े लोगों में भी होता है ऐसा ही। ठीक है, लेकिन ये जो सभी क्रियाएं है बाल्यावस्था में उत्पन्न होनी शुरू हो जाती है, बच्चों में पूरी तरह से विकसित हो जाती है। इसके बाद जो आता है नंबर 4, नंबर 4 देखिए क्या है, नंबर 4 में आता है आपका नागरिक गुणों का विकास। नागरिक गुणों का विकास। इस अवस्था में ना बालकों में आदतों, चारित्रिक गुणों और नागरिक गुणों आदि का विकास होता है। उसके चरित्र गुणों का विकास होता है, उसके नागरिक गुणों का विकास होता है। वो अपने कर्तव्यों को समझने लगता है कि हाँ उसके जो उनका समाज है, उनका देश है, उनका समुदाय है, उसके प्रति उसके क्या कर्तव्य हैं, उसकी क्या मर्यादाएं हैं, उसके क्या नियम हैं, इन सभी चीज़ों का उसमें जो विकास होने लगता है। ठीक है, अपने माता पिता, अध्यापक जो उसके विशिष्ट प्रभाव के व्यक्तित्व को जो उनके प्रति आकर्षित होते हैं, ठीक है, उनकी विशेषताओं को सीखता है। ठीक है, जो उसके माता पिता होते हैं, उसके गुरुजन होते हैं, जो उसके लिए आइडल होते हैं, वो उनसे बहुत सारी चीज़ों को सीखता है, व्यक्तित्व को सीखता है उनके कि हाँ उनका व्यक्तित्व कैसा है, करैक्टर कैसा है, इन सभी चीज़ों को सीखता है। उसके पश्चात उसमें नागरिक गुणों का विकास होने लगता है। एक और चीज़ होती है उसमें, क्या होती है, भावना ग्रंथि का विकास होता है। भावना ग्रंथि का विकास होता है इसी अवस्था में, बाल्यावस्था में ही बच्चों में, लड़के और लड़कियों में दोनों में भावना ग्रंथियों का विकास होने लगता है। जैसे लड़कियों में क्या होती है, इलेक्ट्रा ग्रंथि होती है, लड़कों में क्या होती है, ओडिपस ग्रंथि होती है। तो क्या होता है उसमें, क्या होता है कि जो लड़कों में ओडिपस ग्रंथि होती है ना, उसके द्वारा ही वो क्या करने लगते हैं, अपनी माँ के प्रति ज़्यादा आकर्षित होने लगते हैं। ठीक है, जो अपनी माँ को ही ज़्यादा स्नेह करते हैं। लड़कियों में क्या होता है, लड़कियों में इलेक्ट्रा ग्रंथि होती है, जिसके द्वारा, जिसके विकसित होने से वो अपने पिता की ओर अत्यधिक आकर्षित होती है, अपने पिता से ज़्यादा स्नेह करती है। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, ये जो सभी चीज़ें होती हैं ये आपके वे कारक हैं जो आप सामाजिक विकास है उसके जो कारक हैं। ठीक है, सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण कारक का रोल निभाते हैं ये सारी चीज़ें वो हैं। अच्छा देखिए, माता पिता से प्रेम सब करते हैं, ठीक है, लेकिन लड़कों का रुझान अधिक अपनी मम्मी की तरफ होता है। जो मम्मी होती है उसका रुझान भी अपने लड़के की तरफ ही होता है, लड़कों की तरफ हमेशा। लेकिन जो पिता होता है उसका रुझान किसकी तरफ रहता है, बेटी की तरफ रहता है। और जो बेटी होगी उसका रुझान अपने पिता की तरफ रहता है। लेकिन जब दोनों की शादी हो जाती है तो माता पिता से उनका दोनों का ही रुझान खत्म हो जाता है और किस पर आ जाता है, अपनी पत्नी पर। ठीक है, तो ये तो आपको हर जगह देखने को मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो जो आपकी जो भावना ग्रंथि है ये कब से कब तक होती है, बाल्यावस्था से लेकर शादी होने तक रहती है, उसके बाद समाप्त हो जाती है। साथियों इसके बाद बात करते हैं किशोरावस्था में सामाजिक विकास की, कि जो किशोरावस्था होती है उसमें सामाजिक विकास किस प्रकार होता है। तो जो किशोरावस्था होती है ना, मानवीय जीवन की सबसे जटिल अवस्था होती है। इसमें बहुत सारी समस्याएं किशोरों को देखने को मिलती है, अतः जो सामाजिक विकास पर भी ना इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है।
देख लीजिए किन किन कारकों के द्वारा हम किशोर अवस्था में सामाजिक विकास को प्रस्तुत कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए देख लीजिए नंबर 1 है हमारा आत्म प्रेम। आत्म प्रेम, जो किशोर एवं किशोरियां होते हैं उनमें आत्म प्रेम की भावना होती है। इस अवस्था में लड़के एवं लड़कियां ना स्वयं से अधिक प्रेम करती हैं। ठीक है, वे अपने आप को आकर्षक बनाने के लिए सजाने संवारने में बहुत ज़्यादा समय लगाते हैं। ठीक है, मतलब अधिकतर समय अपना खुद को सजाने संवारने में, आकर्षित बनाने में लगाते हैं। ठीक है, इसका मुख्य कारण क्या है? विषम लिंगीय आकर्षण। लड़कों का लड़कियों के लिए, लड़कियों का लड़कों के लिए आकर्षण ही इसका कारण होता है कि वे अपने ऊपर सजने संवारने के ऊपर अधिक समय व्यतीत करते हैं। ठीक है दोस्तों, अच्छा, जो विद्यालय स्तर पर किया गया जो अध्ययन है ना, उससे एक चीज का पता चला है कि जो लड़कियां हैं, किशोरियां हैं, वो इस बात में ज्यादा रुचि रखती हैं कि कौन किशोर उनको देखकर क्या सोचता है, और जो किशोर होते हैं वो तो किशोरी के बारे में बातचीत करते ही रहते हैं। ठीक है, अतः जो आत्म प्रेम का जो भाव है अचेतन अवस्था की लिंग चेतना की है। मतलब जो आत्म प्रेम का जो भाव है वो किशोरों में, किशोर एवं किशोरियों में बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। क्यों? विषम लिंग के कारण ही। ठीक है दोस्तों, एक दूसरे को आकर्षित करने के लिए वो अपने ऊपर बहुत अधिक समय देते हैं। ठीक है, अपने को सजाने में, संवारने में, आकर्षक बनाने में वो बहुत समय देते हैं अपने ऊपर। समलिंगीय समूह, इस अवस्था के दौरान जो किशोर और किशोरियां होती हैं उनको अपने लिंगीय बनावट का पूर्ण अनुभव होने लगता है। कहने का क्या मतलब है कि उनको अपने शारीरिक विकास का पूरा ज्ञान हो जाता है कि उनके शरीर में क्या क्या परिवर्तन आए हैं। ठीक है, किस लिए आए हैं, कौन कौन से आए हैं, सभी चीजें। ठीक है, वो क्या करते हैं, वे समान लिंग के प्रति रुचि जागृत करने लगते हैं। ठीक है, एक दूसरे के जो उनके समान लिंग होता है उनके प्रति रुचि जागृत करने लगते हैं। ठीक है, वे अपने अपने आयु समूह में, अपने अपने आयु समूह के सक्रिय एवं प्रतिष्ठित सदस्य बन जाते हैं। ठीक है, मतलब जैसे समूह कोई उन्होंने जो उनका जो सर्कल होता है, तो क्या होता है, अपना लिंग जो उनका समान लिंग है उसके अनुसार उसके अंदर अंदर ही होता है। जैसे लड़के जो हैं वो लड़कों के साथ ही अधिक बैठाव बातचीत ज़्यादा रखते हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं समलिंगीय समूह। ठीक है, जैसे अगर लड़का होगा वो दोस्त बनाएगा तो लड़कों को ही अधिक दोस्त बनाएगा। ठीक है, लड़कियां होंगी वो लड़कियों को ही अपनी दोस्त बनाएंगे अधिकतर। ठीक है दोस्तों, चलिए इसके बाद आता है आपका नंबर 3। नंबर 3 क्या है आपका? नंबर 3 है आपका सामाजिक भावना का उदय। सामाजिक भावना का उदय, इस अवस्था में समूह भावना, आस्था और त्याग का व्यापक रूप सामाजिक चेतना के रूप में देखने को मिलता है। ठीक है दोस्तों, क्या कहा है कि जो किशोर और किशोरियां होते हैं ना, जो उनके क्रियाकलाप होते हैं वो विद्यालय, समुदाय, राज्य और राष्ट्र एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर तक विकसित होने लगते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो केवल कुछ स्तर तक ही रहते हैं, नहीं, वो क्या होते हैं, विद्यालय, समुदाय, राज्य, राष्ट्र और अंतरराष्ट्रीय, बाहर भी, ठीक है, दूसरे देशों तक भी विकसित होने लगते हैं। वे स्वयं को सीमाओं से निकालकर मानवीय दायरे में प्रवेश करते हैं। ठीक है, जो उनकी सीमा होती है उनको खत्म कर देते हैं और मानवीय दायरे में आ जाते हैं। ठीक है, और मानवता का जो दायरा है वो दोस्तों संपूर्ण ब्रह्मांड है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा ताकि जो समाज का अधिक से अधिक भला कर सके। क्या मेन पर्पस क्या रहता है उनका? कि समाज का अधिक से अधिक भला कर सके। ठीक है, वो सभी का भला कर सके, समाज के अंदर रह रहे हैं सभी समाज का बहुत अधिक भला कर सके। इसलिए जो सेना में भर्ती भी किए जाते हैं ना दोस्तों, वो भी किशोर ही किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें ना देश के प्रति बलिदान, अपने प्राण न्यौछावर करने की बहुत सारी जो उनके अंदर वो एक तरह से बोल सकते हैं बहुत सारी जो भावनाएं होती हैं वो भरी होती हैं कि हाँ हम अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए अपने प्राण को भी न्यौछावर कर देंगे। किसमें? किशोर एवं किशोरियों के अंदर। नंबर 4 है मित्रता में स्थायित्व। इसी अवस्था में किशोर एवं किशोरियों में मित्रता में भी स्थायित्व देखने को मिलता है। ठीक है, तो क्या होता है कि इस अवस्था में ना मानवीय संबंध स्थिरता की ओर प्रस्थान करते हैं। ठीक है, तो जो किशोर एवं किशोरियां होती हैं वो जो मित्रता करते हैं ना, तो उनमें एक ठहराव आ जाता है। जिसको उन्होंने एक बार मित्र बना लिया उसको बहुत लंबे समय तक मित्र बनाकर रखते हैं, जबकि ऐसा बाल्यावस्था में या शैशवावस्था में देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, जो शैशवावस्था होती है और बाल्यावस्था होती है, अधिकतर बाल्यावस्था में, शैशवावस्था में तो मित्र नहीं बन पाते हैं, लेकिन बाल्यावस्था में जो मित्र होते हैं वो एक निश्चित समय के लिए ही होते हैं। जब तक आप उस समुदाय में या फिर उस विद्यालय के अंदर हैं,
तब तक आप उनके मित्र हैं। जब वहाँ से आप उस सीमा को पार कर जाएंगे, दूसरे विद्यालय में चले जाएंगे, तो आपके मित्र नहीं रहेंगे। ठीक है, लेकिन जो किशोर एवं किशोरियाँ होती हैं, जो विद्यालय में या समाज के अंदर जिसको मित्र बना लेते हैं, उनमें अस्थायित्व आ जाता है। वो बहुत लंबे समय तक उस मित्रता को निभाते हैं। ठीक है दोस्तों, नंबर 5 है हमारा समायोजन में स्थिरता। तो समायोजन में स्थिरता क्या है? किशोरावस्था में संवेगों को तीव्र अभिव्यक्ति होती है। जो संवेग होते हैं वो उनकी ना तीव्र स्थिति होती है किशोरावस्था में। ठीक है, बहुत अधिक मात्रा में उठते हैं। अगर क्रोध आता है तो बहुत अधिक आता है। ठीक है, प्रेम आता है तो वो भी बहुत अधिक आता है सब पर। ठीक है, तो जैसा भी संवेग उत्पन्न होता है वो बहुत तीव्र होता है। ठीक है, किशोर अपनी इच्छाओं और जो उसकी आकांक्षाएं होती हैं उनको निश्चित मापदंडों के बिना पूर्ण करना चाहते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं? जो समाज को अमान्य होता है, जो उनको अच्छा लगता है ना, वो समाज को अच्छा नहीं लगता है, तो क्या करते हैं? वो अपना समायोजन समाज के साथ में नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो उससे उनके अंदर क्या फीलिंग आने लगती है? दमन की फीलिंग आने लगती है। ठीक है, तो जो दमन के प्रति उनका स्वतंत्रता का जो हनन होता है ना, उसके प्रति विद्रोह करने लगते हैं, समाज के प्रति विद्रोह करने लगते हैं। यही भावना कुछ हद तक किशोर में भी पाई जाती है, जिसके कारण वो बहुत सारे गलत कदम भी उठा लेते हैं। जैसे जैसे आपके सामने बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती हैं, जैसे कोई किसी के साथ में, अपने प्रेमी के साथ में घर से भाग जाता है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर जो परिवार का दबाव इतना बनता है, जिसके साथ में समायोजन नहीं कर पाते हैं, कुछ समाज के डर से, ठीक है, अपने रीति रिवाजों के डर से, तो वो उसके साथ में समायोजन ना कर पाने के कारण अपने अपने आप को स्वतंत्र महसूस नहीं कर पाते हैं। ठीक है, और वो उसके प्रति विद्रोह कर देते हैं और कुछ भी गलत कदम उठा लेते हैं। ठीक है, जबकि ऐसा नहीं है कि भाई उनको इसके लिए बहुत अधिक कष्ट भी उठाना पड़ता है। नंबर 6, सामाजिक पहचान। यही वह स्थिति होती है जिसमें हर किशोर चाहता है कि उसके समाज में कुछ ना कुछ, ठीक है, पहचान बने, सभी के बीच में उसकी बहुत खास पहचान बने। ठीक है, तो इसके लिए वो अपने बहुत सारे आइडल बना लेते हैं, जैसे महात्मा गांधी, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद। तो सोचता है कि जैसे ये लोग बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हैं, इसी तरह मेरी भी प्रसिद्धता जो है वो समाज में फैले। ठीक है, तो अपने आप को बहुत खास मान करके वो चाहता है कि कुछ ऐसे कार्य करे जिससे उसकी समाज के अंदर कुछ ना कुछ पहचान बन जाए, जिससे वह सामाजिक दायरे में एक निश्चित श्रेणी में आ सके। ठीक है, तो क्या करता है? वो परिश्रम करता है बहुत ही लगन के साथ, परोपकारता, स्वतंत्रता और सामाजिक कार्यों में सहभागिता, ठीक है, आदि कार्यों में प्रमुख भूमिका निभाता है। इस प्रकार से वह स्वयं को समाज में पहचान स्थापित करने के लिए तत्पर दिखलाता है कि हाँ भाई, मैं भी समाज में पहचान बनाने के लिए बहुत अच्छे अच्छे काम कर रहा हूँ। ठीक है, मुझको भी समाज में पहचान मिलनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो सामाजिक पहचान से यही तात्पर्य है। ये सभी भावनाएं कहाँ उत्पन्न होती हैं? किशोरावस्था में। अब बात करते हैं दोस्तों सामाजिक विकास में विद्यालय का क्या योगदान रहता है, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, जो सामाजिक विकास है उसमें विद्यालय का क्या योगदान रहता है, क्या भूमिका रहती है? तो जो बालकों का जो सामाजिक विकास होता है ना, उसमें विद्यालय का विशेष योगदान रहता है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि सभी चीज़ें, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें वो विद्यालय से ही सीखता है। जो विद्यालय के शिक्षक होते हैं उनके व्यक्तित्व का प्रभाव बच्चों पर बहुत अधिक मात्रा में पड़ता है। ठीक है, जो बालक के सामाजिक विकास के दृष्टिकोण से ना, परिवार के पश्चात विद्यालय का ही स्थान सबसे महत्वपूर्ण होता है, बेशक। ठीक है दोस्तों, मतलब परिवार के बाद में विद्यालय का ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान रहता है बालक के विकास में। ठीक है, चलिए, यदि विद्यालय का वातावरण जनतंत्रीय है, अर्थात विद्यालय के जो क्रियाकलाप में बालकों का भी हाथ रहता है, बच्चों से भी वहां पर क्रियाएं करवाई जाती हैं, तो बालक का सामाजिक विकास अविराम गति से होता रहेगा, मतलब निश्चित दिशा में होता रहेगा, अच्छी तरह से बिना रुके होता रहेगा। लेकिन यदि विद्यालय का वातावरण ऐसा नहीं है, अर्थात विद्यालय के जो सिद्धांत हैं बालकों के अनुसार नहीं है, बच्चों के अनुसार नहीं है, ठीक है, वहाँ का जो अनुशासन है, दंड है, दमन है, उन पर आधारित है, तो बालक का जो सामाजिक विकास है वो बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसलिए जो बालक का विकास है उसमें विद्यालय का महत्वपूर्ण योगदान रहना चाहिए। शिक्षक ऐसे होना चाहिए जो बच्चों को समझ सके, उनका सही विकास कर सके, उनको सही दिशा दे सके। ठीक है, उनको ऐसा वातावरण दे सके जहाँ पर बच्चे का सर्वांगीण विकास। दोस्तों, बात करते हैं सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारकों की। सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं? तो जिसमें सबसे पहला आता है वो है आपका वंशानुक्रम।
यह कारक बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। हाँ, वंशानुक्रम की जो सामाजिक विकास होता है उस पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। ठीक है, कि भाई बच्चे का वंश किस प्रकार का है, कहाँ कैसा है, ठीक है, उसको कैसा माहौल मिल रहा है, कैसा वातावरण मिल रहा है, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हैं उसका वंशानुक्रम भी बहुत अधिक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आता है नंबर 2। नंबर 2 है हमारा शारीरिक विकास। शारीरिक विकास, तो शारीरिक विकास भी कहीं ना कहीं सामाजिक विकास को प्रभावित करता है। ठीक है, जैसे कोई भाई किसी के शारीरिक विकास अच्छी तरह से नहीं हो पा रहा है तो वो समाज के साथ में समायोजन करने में बहुत अधिक कठिनाई महसूस करता है। ठीक है, तो शारीरिक विकास भी सामाजिक विकास को प्रभावित करता है। ठीक है, इसके बाद आता है आपका नंबर 3, संवेगात्मक विकास। संवेगात्मक विकास, संवेगात्मक विकास भी सामाजिक विकास को बहुत अधिक प्रभावित करता है। ठीक है, संवेग मैंने आपको बता दिया है पीछे भी कि संवेग किसे कहते हैं। ठीक है, जो मन के जो भाव होते हैं, भाव को ही संवेग कहते हैं। जैसे क्रोध हो गया, ठीक है, काम क्रोध लोभ मोह, ये सारे क्या होते हैं, संवेग होते हैं। ठीक है, नंबर 4 जो आपका आता है वो होता है परिवार। परिवार भी सामाजिक विकास को प्रभावित करने में बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। परिवार एक ऐसी स्थिति है जहां से बच्चे का सर्वांगीण विकास कैसा होगा इस पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखता है। ऐसे ही है नंबर 5 आपका परिवार के बाद जो आता है माता पिता का दृष्टिकोण, कि माता पिता का दृष्टिकोण कैसा है, क्या माता पिता सोचते हैं, कैसी सोच रखते हैं, इन सभी चीजों का भी बच्चे के सामाजिक विकास पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसके बाद जो आता है वो है नंबर 6। क्या है इसमें, माता पिता की आर्थिक स्थिति, की माता पिता की आर्थिक स्थिति कैसी है, माता पिता की आर्थिक स्थिति। ठीक है, तो इसका भी सामाजिक विकास पर कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नंबर 7 जो है हमारा वो है क्या, विद्यालय का वातावरण, कि विद्यालय का वातावरण कैसा है। ठीक है, विद्यालय का वातावरण, विद्यालय का वातावरण भी बालक के सामाजिक विकास को बहुत अधिक प्रभावित करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, जो अगला कारक है हमारा वो है शिक्षक का मानसिक स्वास्थ्य। शिक्षक का मानसिक स्वास्थ्य, तो शिक्षक का मानसिक स्वास्थ्य कैसा रहता है, इस चीज़ का भी प्रभाव बालक के सामाजिक विकास पर बहुत अधिक पड़ता है। हाँ, शिक्षक एक ऐसा व्यक्ति होता है जो सभी जो छात्र होते हैं उनके ऊपर अपने व्यक्तित्व का, ठीक है, अपने एक अलग ही आदर्श का छाप छोड़ता है, आदर्श की छाप छोड़ता है, जिससे बच्चों पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। तो हाँ, शिक्षक का मानसिक स्वास्थ्य का भी सामाजिक विकास पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। इसके बाद आता है आपका नंबर 9। नंबर 9 जो आता है उसमें क्या है, विद्यालय के क्रियाकलाप। विद्यालय के क्रियाकलाप, विद्यालय के क्रियाकलाप के द्वारा भी सामाजिक विकास को प्रभावित किया जा सकता है। अगर विद्यालय के क्रियाकलाप अच्छे हैं, ठीक है, जिससे बच्चों का दृष्टिकोण अच्छा होता है तो उसका सामाजिक विकास अच्छा होगा। अगर वहाँ पर कोई भी ऐसे क्रियाकलाप नहीं होते हैं जो बच्चों के लिए लाभदायक हो तो उनका जो सामाजिक विकास है उस पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। ठीक है, इसके बाद आता है नंबर 10, समूह। समूह का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है दोस्तों। जो समूह होता है, जो ग्रुप होता है, बच्चों को कैसा है, किस तरह का है, ठीक है, इस चीज़ को लेकर के बच्चों का बहुत एक तरह से विकास पर उनके प्रभाव पड़ता है। हर एक विकास पर समूह का, तो सभी जो विकास होते हैं सर्वांगीण विकास पर समूह का प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। ठीक है, जो बच्चा है वह, जो आपको बालक है वो किस समूह के अंतर्गत रह रहा है, किस समूह के अंतर्गत उठ बैठ रहा है, कैसी उनकी सोच है, कैसे उसको मार्गदर्शन मिल रहा है समूह के अंदर, उन सभी चीज़ों का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। तो ये थे दोस्तों हमारे जो बालक के जो विकास के विभिन्न आयाम थे उनके बारे में हमने आपको बताया है। अगर आपको अच्छा लगा है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। तो बहुत जल्दी आपके सामने हम अपनी दूसरी वीडियो लेकर के हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।